Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. So I hope you all are doing well in your preparation for 10th board exams जो भी आने वाले मई में स्टार्ट होने वाले हैं. एंड स्टूडेंट्स की डिमांड है एंड दे वांट कि उनको केस स्टडीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए. सो इन द बेसिकली डायरेक्शन ऑफ दैट मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं सीरीज़. आपको मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैं केस स्टडीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. उनमें कुछ केस स्टडीज़ हैं जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में दी गई थी, आई हैव डिस्कस्ड दैट, और कुछ मैंने खुद बनाई हैं. आज वाली वीडियो में भी जो मैं केस स्टडीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा वो भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी प्रोवाइड करूँ और उनको भी मैंने खुद बनाया है. ठीक है. सो विद दिस केस स्टडीज़ की प्रिपरेशन जो है आपकी वो अच्छी हो जाएगी. उसको कैसे करना है एंड रीड कैसे करना है, पैराग्राफ क्वेश्चन कैसा आ सकता है. क्वेश्चन मैंने थोड़े से ट्रिकी बनाए हैं, पर हाँ सीबीएसई के एग्जाम में इतने ट्रिकी नहीं आएंगे. बट अगर आप थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो सीधे क्वेश्चंस तो आप बहुत आराम से कर देंगे. ठीक है. तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 केस स्टडीज मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उसको आप देख लें. सो इसीलिए मैंने जो आज की वीडियो में केस स्टडीज हैं उनका मैंने जो नाम रखा है दैट इज केस स्टडी 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. तो 3 एंड 4 आई विल बी डिस्कसिंग विद यू. फाइन. 1 एंड 2 हो गया, 3 एंड 4 से हम स्टार्ट करेंगे. तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं. हाँ, अब करेंगे कैसे. आप अभी वीडियो को पॉज कर दें और ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ है उसको आपने क्या करना है, रीड करना है. अब ये वाला जो है मैंने पैराग्राफ जो है वो तो मैंने लिया है एनसीईआरटी से. ठीक है. बट जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद फ्रेम किए हैं इसमें, तो मिला जुला एफर्ट है एनसीईआरटी और मेरा, तो उसको आप अभी कोशिश करेंगे करने को. तो जस्ट पॉज द वीडियो, अच्छे से इसको ढंग से रीड करो और कम से कम 3 बार रीड करना है आपको इस पैराग्राफ को. ठीक है. एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विद द क्वेश्चंस. चलो ठीक है, एक बार मैं भी रीड कर देता हूँ. क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट. इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो हम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं. जस्ट वेट, क्या खुल गया. ओके. एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है वो हम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं. So filament must retain as much of the heat generated as is possible so that it gets very hot and emits light. It must not melt. तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा आप उसको रीड भी करते जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आएगा at such high temperature a strong metal with high melting point such as a tungsten, जिसका melting point 3380 डिग्री सेल्सियस है, उसको यूज करना है हमने for making the bulb filaments. The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating support. Bulbs are usually filled with the chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. ठीक है. नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस हम उसको फिल अप करते हैं ताकि उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए. मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज. अब फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं. यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स. It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point. For example, aluminium, copper, iron, lead, etc. If a current larger than the specified value flows through the circuit, temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of porcelain and or similar material with the metal ends. Fuses used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2, 3, 5, 10, etc. Example दिया है for an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power. तो जो 1 kilowatt electric power consume करता है इलेक्ट्रिक आयरन और उसको 220 वोल्ट पे आप ऑपरेट करेंगे तो करंट जो पास करेगा दैट विल बी 4.54 एम्पियर्स और इस केस में आप 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे. सो दिस इज दैट केस स्टडी और आपको इसको 3 बार रीड करना है कम से कम. ठीक है. बिकॉज एक बार में आप पॉइंट्स मिस करेंगे इसमें. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब इट इज फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैसेज. टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड. हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल इज यूज्ड. ऑल ऑफ द अबव. अब एक बार पॉज कर लो वीडियो को और सोचो इसके बारे में. यहाँ पे आपको क्या आंसर उसका मिलता है और आपने उसको रीड किया है जब पैराग्राफ को, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे इंक्रीज करनी है हमने जो फिलामेंट है बल्ब का उसकी लाइफ, तो उसके लिए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा. चलो आपने सोच लिया.
चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इट इज फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैसेज। यहाँ पे हमने पॉइंट पढ़ा था, bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament। ये सही है। टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड। देखो टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है, पर वो इसीलिए नहीं होता कि आप उसकी लाइफ इंक्रीज कर पाओ, कि वो बहुत अच्छी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी उसकी, उससे नहीं। टंगस्टन तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल इज यूज, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, फिलामेंट शुड रिटेन मैक्सिमम हीट जनरेटेड सो दैट। अब जो फिलामेंट है बेसिकली इसका आपका बल्ब का, वो मैक्सिमम हीट जो है जनरेट हो रही है उसको रिटेन करने की कोशिश करनी है उसको, या उसको करनी चाहिए। सो दैट, क्यों? ताकि वो इजीली मेल्ट कर जाए, ताकि वो लाइट एमिट कर पाए, उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए, या कोई भी नहीं इसमें से। तो अब यहां पे अगर हम देखें, फिलामेंट शुड रिटेन मैक्सिमम हीट जनरेटेड, तो देखो filament must retain as much of the heat generated as is possible so that it gets very hot and emits light। ठीक है, तो it emits light is the suitable option here, यहां पे जिसका आंसर आएगा। assertion reason क्वेश्चन है, fuse wire is connected in parallel with the device। fuse wire को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं because रीजन उसका दे रखा है, due to high current fuse wire melts and breaks the circuit। अगर हम बात करें, यहां पे लिखा हुआ है फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, तो यहां पे अगर वो एजर्शन दे रहा है कि आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो एजर्शन गलत हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं रीजन की, ड्यू टू हाई करंट फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, ये बिल्कुल सही बात है। तो एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करोगे उसको। When a fuse wire, which fuse wire should be used for electric toaster which consumes 1000 watt electric power when operated at 220 volts? तो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला आपका 1000 वॉट इलेक्ट्रिक पावर का इलेक्ट्रिक टोस्टर, वो उसके लिए कितनी फ्यूज वायर आप यूज करोगे? देखो यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आयरन की जगह टोस्टर नाम रख दिया और 1 किलो वॉट की जगह 1000 वॉट दे दिए। तो करंट जो पास करेगा इसमें से दैट विल बी 4.54 एम्पियर्स। ठीक है, और इसी केस में फिर आंसर हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे 5 एम्पियर का फ्यूज वायर हमें यूज करना है। तो अगेन द आंसर हियर विल बी 5 एम्पियर्स। ओके, दिस इज द नेक्स्ट केस स्टडी नाउ। अगेन वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड इसको ढंग से आप रीड करेंगे। चलो मैं भी रीड करता हूं इसको। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर। Figure shows an electric circuit in which 3 resistors having resistances R1, R2, R3 respectively are joined end to end. Here the resistances are said to be connected in series. इधर लिखा है figure shows a combination of resistors in which 3 resistors are connected together between points X and Y. Here the resistors are said to be connected in parallel. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम आपको पैरेलल कनेक्शन का दिखा रहा है और ये वाला आपको सीरीज कनेक्शन का यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अगेन वीडियो को पॉज करेंगे आप एंड उसके बाद फिर खुद सॉल्व करेंगे। एजर्शन देखो यहाँ पे दिया है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल गिव सेम रीडिंग फॉर ऑल रेजिस्टर्स। तो जब आप वोल्ट मीटर को एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हो तो वो सभी रेजिस्टर्स के लिए सेम रीडिंग देता है। बिकॉज रीजन देख लो क्या उसका, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये भी सही है, ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दर्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो वोल्ट मीटर यूज्ड इज एन आइडियल वोल्ट मीटर। डायग्राम्स देखो आप ढंग से और उसमें आपको ये देखना है कि यहां पर जो वोल्ट मीटर हमने यूज किया है क्या वो एक आइडियल वोल्ट मीटर है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेकंड है, एंड टू एंड ज्वाइनिंग ऑफ रेजिस्टर्स लीड्स टू मैक्सिमम करंट। Parallel joining of resistors lead to minimum current. There will be voltage drop across all resistors in series combination. अब फर्स्ट की देखते हैं बात, वोल्ट मीटर इज यूज्ड एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। आपको पता है आइडियल वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब है कि उसमें से करंट पास नहीं करेगा। पर यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे देखो एरोज जो हैं वो करंट के बारे में बताते हैं। तो एरो यहाँ पे भी बनाया गया और यहाँ पे भी बनाया गया, मतलब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है।
अगर करंट यहां से यहां जा रहा है, चाहे बहुत ही थोड़ा जा रहा होगा पर जा तो रहा है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, इसका मतलब वोल्टमीटर आइडियल नहीं है। पर यहां पे तो बोल रहा है वोल्टमीटर यूज्ड एज एन आइडियल वोल्टमीटर, तो गलत स्टेटमेंट है। एंड टू एंड ज्वाइनिंग ऑफ रेजिस्टर्स लीड्स टू मैक्सिमम करंट। देखो V इक्वल टू आई आर होता है, तो I हो गया V अपॉन आर। एंड टू एंड ज्वाइनिंग का मतलब होता है आपका कि उसमें आप जो कनेक्शन करोगे दैट विल बी इन सीरीज, तो IS ये हो गया। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो हो जाता है V अपॉन आर पी। और आपको पता है पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलता है आपको। तो एंड टू एंड मतलब सीरीज ज्वाइनिंग में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, पर ये तो मिनिमम मिलता है क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो ये भी गलत है। और पैरेलल ज्वाइनिंग में मिनिमम करंट मिलता है, ये गलत है, मतलब उल्टा लिख दिया इनको, ये दोनों हमने रिवर्स लिख दिए हैं, तो इसलिए गलत हो गए। देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यस इट इज करेक्ट। हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो आपको है वो पोटेंशियल का ड्रॉप मिलता है, वोल्टेज ड्रॉप मिलता है। एरोज इन द सर्किट डायग्राम इंडिकेट, यहां पर जो एरोज बनाए गए हैं, ये वाला एरो है, ये वाला एरो है, यहाँ पे एरो है, इधर एरो है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये बताओ जरा। डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है, सबसे पहले चलो एक्चुअली बात करते हैं, आप याद क्या करते हो। ये जो एरो है ये आपको कन्वेंशनल करंट बताता है। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट फ्लो करते हैं या नेगेटिव चार्ज। तो एरोज जो हैं वो यहां पे क्या बता रहे हैं आपको, डायरेक्शन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये सही लग रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, और वो यही एरो है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, तो ये तो कन्वेंशनल करंट होता है। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, एक्चुअली इट इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है उसी डायरेक्शन में आपका ये जो है कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। इफ ऑल रेजिस्टर्स आर हैविंग सेम वैल्यू, मतलब वो कह रहा है कि इसको भी R मान लो, इसको भी R, इसको भी R, इधर भी इसको R मान लो, R मान लो और R मान लो। तो आपको बताना है कि करंट फ्लोइंग इन पैरेलल सर्किट इज हाउ मेनी टाइम्स करंट फ्लोइंग इन द सीरीज सर्किट। तो IP अपॉन IS मुझे निकालना है। अब V तो देखो जो है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं ये कैलकुलेट करना। चलो अब बात करते हैं IP की। IP विल बी V, बैटरी तो हमने ये लगाई है ना यहाँ पे, इसको हम V डैश बोल देते हैं बैटरी को। IP विल बी यहाँ पे दिट विल बी V डैश अपॉन, और इनका नेट रेजिस्टेंस आएगा R/3, तो दिस विल बी 3 इंटू V डैश बाय R। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं IS की, दैट विल बी दिस V डैश अपॉन 3R। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, इसको मैं रब कर दूं जरा। तो दिस विल बी IP 3V डैश अपॉन R होल डिवाइडेड बाय 1/3 V डैश अपॉन R, ये बन जाएगा तुम्हारा 9। तो पैरेलल में जो करंट है दैट विल बी कितना, 3 इंटू 3, या उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इट विल बी 9 टाइम्स IS। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर द 2 केस स्टडीज। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला है यहाँ से, एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर केस स्टडीज। अब मैं मैग्नेटिज्म की भी करवानी है, मैंने लाइट की भी करवानी है, सो यू जस्ट गियर अप। मैं रेगुलरली अब बोर्ड्स की 2021 की जो कंसिस्टेंटली वीडियोस डालता रहूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, हेल्प करूंगा उसमें आपकी। ठीक है, सो बस फिर अच्छे से प्रिपेयर करते रहो एंड स्टे सेफ, कीप रिवाइजिंग, एंड अच्छे से करनी है प्रिपरेशन आपको, पूरी मेहनत करो ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ आप। एंड सो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।